देश कैसे स्वदेशी बनेगा? हमारा अपना प्रधानमंत्री ही स्वदेशी नहीं, वो तो ज्यादातर विदेश में रहता है। तो शुरुआत तो हमें प्रधानमंत्री बदलने से करनी पड़ेगी कि जो प्रधानमंत्री स्वदेशी हो। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो ना बदले जाए तो कृपा करके देश के ऊपर ध्यान दें। तो आज की डेट में भारत की राजनीति में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गालियों को भी प्रसाद के रूप में लेते हैं कि कुछ दे के ही जा रहा है, कुछ लेके तो जा नहीं रहा। हर एक छोटा छोटा स्टेप दिखा रहा है कि फायदा तो किसी एक या दो इंडिविजुअल को पहुंच रहा है, लेकिन नुकसान करोड़ों भारतीयों को हो रहा है। ये भी एक बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि पहले आपने लूटा, दबा के लूटा, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं जिसपे आपने टैक्स लिया। अब आप उसी चीज को जब उसमें आप रिबेट दे रहे हो तो आप कह रहे हो उसका उत्सव मनाओ। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ते हैं, राजा सुरेंद्र सिंह। राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इकराम, आपको और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मेरा प्रणाम। राजा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए भारत से जो एक पहले नंबर पे आ जाते हैं सिख, फिर आते हैं गुजराती, जो और खासकर अमेरिका और या फिर आपके यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन जगह बसे हुए हैं। और ऐसे में जब ट्रंप ने टैरिफ के बाद H1B वीजा पर जो ये इस तरह की चीजें लगा दी हैं कि जो वीजा महंगा हो गया है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? आप तो दुनिया भर में नजर रखते हैं। इधर जो है हम लोग जीएसटी में थोड़ा कटौती कर रहे हैं, मोदी जी भाषण भी दे चुके हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर चीजें अलग चल रही हैं, देश में अलग चीजें चल रही हैं। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं दोनों मैटर्स को? इकराम, मैं इस टाइम इसको देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये हवा मुझे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लग रही है। ये लोग सोचते हैं कि जो ये मीडिया में प्रोपेगेंडा करते हैं या दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु है, वहां अभी पीछे जब बर्थडे पे विश आई तो दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिर वो दिखाते हैं कि भाई असल में तुम्हारी हैसियत क्या है। और ये जो बिजनेस माइंड लोग होते हैं इनके अंदर किरदार की कमी होती है। ये सोचते हैं कि प्रॉफिट ही सब कुछ है। और हमारे प्रधानमंत्री कई बार ये स्टेजेस से कह चुके हैं कि भी ये जो मेरे अंदर, मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में दौड़ता। तो व्यापारी को कुछ भी कह लो, दुत्कार लो, गाली दे लो, कुछ कर लो, तो जो बंदा तो किरदार वाला होता है वो तो कहता है नहीं, मैं तुझे इस बात का जवाब दूंगा। लेकिन व्यापारी कहता है कि कुछ दे के ही जा रहा है ना, कुछ लेके तो नहीं जा रहा। तो आज की डेट में भारत की राजनीति में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गालियों को भी प्रसाद के रूप में लेते हैं कि कुछ दे के ही जा रहा है, कुछ लेके तो जा नहीं रहा। जब ऐसी मेंटेलिटी होगी तो खुददारी कहां होगी? आज सबसे बड़ी बात है कि देश जो है वो समाज मेरे ख्याल झूठ और मक्कारी को पुरस्कृत करता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है। ट्रंप क्या कर रहा है ये तो चलो एक बात है ही है कि वो जो लोग वहां पे मोदी मोदी के नारे लगाते थे, या वो पेड़ होंगे या कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन नुकसान किसका है? आज हर एक छोटा छोटा स्टेप दिखा रहा है कि फायदा तो किसी एक या दो इंडिविजुअल को पहुंच रहा है, लेकिन नुकसान करोड़ों भारतीयों को हो रहा है। जैसे कि अगर रूस से तेल खरीदा है तो खरीदा है अंबानी ने, फायदा हुआ है तो अंबानी को, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो किसको हो रहा है? वो नुकसान तो उन एक्सपोर्टर्स को हो रहा है जिनका माल तैयार था, जिनके पास वो लेबरें काम कर रही हैं, जिनके पास आज वो काम नहीं रहा। तो लेकिन हमारी जनता की भी सोच जो है वो कुंद हो चुकी है। हम बात तो करते हैं कि नेपाल में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, वो हो गया, तो कहीं ना कहीं वो लोग फिर अपनी धरती से जुड़े हुए होंगे। हमारा यूथ तो अभी पीछे दिखाया है, हो सकता है वो प्रोपेगेंडा भी हो, कि आईफोन 17 की लाइन में खड़ा, उस
क्योंकि अभी मोदी जी ने जो जीएसटी लागू होने से पहले जिसका ये कह रहे हैं कि उत्सव मनाओ, ये भी एक बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि पहले आपने लूटा, दबा के लूटा, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं जिसपे आपने टैक्स लिया। अब आप उसी चीज को जब उसमें आप रिबेट दे रहे हो तो आप कह रहे हो उसका उत्सव मनाओ। तो पहले 8 सालों का मातम तो मना ले, फिर उत्सव मना लेंगे कि जो आज आप मेक इन इंडिया की बात करते थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की आपने कमर तोड़ के रख दी। जब कमर तोड़ के रख दी तो मेक इन इंडिया के पास तो कुछ है नहीं। अगर आप देखिए कि बेशर्मी की पराकाष्ठा कि हमारा जो फौज का हेड है वो कह रहा है कि पाकिस्तान के पीछे जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके पीछे चीन था। आज हम अमेरिका के साथ वो थोड़ी सी फोटो खिंचवाने में या अपनी छवि को चमकाने के लिए हम उसके कदमों में जाके गिर गए। और वो वीडियो किसी से छुपे हुए नहीं है कि कैसे चीन के राष्ट्रपति ने मोदी जी को स्नब किया, हाथ ढंग से नहीं मिलाया और कहीं ना कहीं मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी कि वो डरे हुए थे वहां पे। तो जिस देश को आप अपना आज तक दुश्मन मान रहे थे, छोटी छोटी चीनी वाला गणेश, आंखों वाला जो गणेश बोल रहे थे कि हाँ वो मत इंपोर्ट करो, तो आपके जो आज आपने कहा कि देश स्वदेशी बने, आपकी किस बात पे एतवार कर लिया जाए? देश कैसे स्वदेशी बनेगा? हमारा अपना प्रधानमंत्री ही स्वदेशी नहीं, वो तो ज्यादातर विदेश में रहता है। तो शुरुआत तो हमें प्रधानमंत्री बदलने से करनी पड़ेगी कि जो प्रधानमंत्री स्वदेशी हो। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो ना बदले जाए तो कृपा करके देश के ऊपर ध्यान दें। देश जिस हालातों में जा रहा है, गर्क में जा रहा है देश। आज कोई मीडिया ये नहीं पूछता कि कर्जा इतना हो गया उसका आपने क्या किया। आज आपको पता होगा इकराम कि बेंगलोर की एक कंपनी ने 10,000 करोड़ की कंपनी ने वहां से ऑफिस छोड़ दिया ताकि वहां पे जो रोड है वो खड्डों से भरी हुई थी। अब कहने वाले कहेंगे कि भाई वहां तो कांग्रेस का राज है। अरे भाई राज किसी का भी हो, सरकारों ने जनता का ये मान के चल लिया है कि ये जनता बेवकूफ है। अगर मोदी जी 8 साल लूटने के बाद थोड़ा सा रिबेट देके अपना ही नुकसान पहुंचाए हुए को वो थोड़ा फायदा गिनाने आ गए तो आप ये सोचिए कि भारत को, जनता को कितना मूर्ख समझते हैं, किस लेवल दर्जे का मूर्ख समझते होंगे कि इन फुद्दुओं को जो मर्जी करी जाओ, ये फुद्दू ये जिंदगी में कुछ भी हमें ना ये आवाज उठाने काबिल है ना ये रोएंगे। ये इनको अगर रोना आ भी जाए तो थोड़ा पुचकार देंगे, ये अपने पिछले दर्द भूल जाएंगे। तो ये जो इस टाइम देश के अंदर हालात बन रहे हैं, हम विश्व पटल के ऊपर इस टाइम बिल्कुल साइड लाइन कर दिए गए हैं। हर एक देश कहीं ना कहीं एक भारत देश से अपनी खुनस निकाल रहा है और खुनस वो भारत देश से नहीं निकाल रहा, ये मोदी जी से निकाल रहा है। क्यों? जबरदस्ती हाथ पकड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना, ये काहे की? अब क्या हो? आप एक चाय बेचने वाले थे, अरे भाई कितनी छवि चमकानी है तुमने, तुम्हारी जितनी छवि चमकनी थी चमक चुकी, अब वो छवि धूमिल हो रही है, उस पे आप विचार कीजिए। और मैं ये कहूंगा कि आरएसएस, आप देखिए कि 75 साल के नाम के ऊपर आपने कितने बीजेपी लीडर्स का करियर खा लिया। जब आपकी बारी आई तो मोहन भागवत भी मुकर गए और प्रधानमंत्री भी मुकर गए कि 75 की कोई करे या ना करे हमें क्या लेना देना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं हमेशा ये बात कहता हूं इकराम, कि जैसे हमारी स्टेट पंजाब है, उसके हमने 2 चीफ मिनिस्टर जो पिछले चूज किए, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो राजा की तरह होता है, चाहे वो 4.5 साल 5 साल के लिए है, लेकिन उसका एक धर्म होता है कि वो अपने लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह आगे आए और उनको बताएं। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर 2 थे उन्होंने तो आप देख ही लीजिए, आज प्रधानमंत्री क्या रोल मॉडल बनते जा रहे हैं कि इनका एक बहुत मशहूर है, झूठ बोलो रोज बोलो। और उसके बाद भाई पहले जमाने में ये होता था, अगर हमारा झूठ पकड़ा जाता था तो हम शर्म से ढूंढते थे यार वो बंदा कहीं सामने ना आ जाए, हम शक्ल कैसे दिखाएंगे। लेकिन
ये तो बेशर्मी की नई पराकाष्ठा हो गई है कि चाहे जितना मर्जी झूठ बोलो। आज दिल्ली के इलेक्शंस के अंदर भी जो 2,500 था, आम आदमी पार्टी भी उसी मॉडल पे चल रही है। तो कई मॉडल्स जो हैं लोगों से झूठ बोले गए। अभी प्रधानमंत्री 1 करोड़ नौकरियों के लिए बिहार में कह के आए हैं। तो कहने का मतलब इतने सालों से आप राज कर रहे हो, वहां आपसे नौकरी नहीं दी गई, आज इन 5 सालों में आप क्या नौकरी दोगे? तो इसमें कोई दो राय नहीं कराम कि अमेरिका के इस डिसीजन से हमारी आईटी सेक्टर की कमर टूटेगी। जो आज की डेट में भारत देश जिसके ऊपर जिसकी साख पूरे वर्ल्ड में हमने अपने आईटी से ही बनाई थी। और कहीं ना कहीं ये जो सारा प्रोपागेंडा हो रहा है, ये सारा ये जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ नहीं, ये मोदी जी के खिलाफ चल रहा है। और जरूरत है बीजेपी को, आरएसएस को ये सोचने की कि एक लीडर को हमने बहुत टाइम दिया, आप किसी एक लीडर के पीछे कहीं भारत देश का सर्वनाश ना कर दें। क्यों? उसका कारण ये है कि आने वाले टाइम में हम भी ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज रहे ना। अगर आपने कोई लीडरशिप नहीं नर्चर की ही नहीं, तो आगे वाला आपके पास भी कोई लीडर नहीं है। और ये इस टाइम देश के हालात ऐसे हैं कि ऑपोजिशन के अंदर अभी राहुल गांधी जी ने जो ये पीछे खुलासे किए वोट चोरी के, ठीक है खुलासे किए, लेकिन उसको रिजल्ट तक लाना बड़ा जरूरी है। अब जो अपने इलेक्शन कमिश्नर हैं गणेश गुप्ता, तो उनके कानों पे तो जूं नहीं रेंग रही। तो जूं नहीं रेंग रही तो फिर क्या फर्क पड़ता है? आपने खुलासा कर दिया, आपको एक मीडिया हाइप मिल गया, लोग आपकी आपकी इमेज बन गई, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को रिजल्ट चाहिए, जनता को राइट गवर्नेंस चाहिए, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जनता को नौकरियां चाहिए, जनता को चाहिए कि भी उसका भविष्य सेफ हो। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय जो इनके नजदीक हो, मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर 80 आज एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से इकराम जी, कि हम कहते हैं कि हमारे पास यूथ है, हमारी 140 करोड़ की पब्लिक हमारे पास है। अरे काहे की 140 करोड़ की पब्लिक हमारे पास है? 80 करोड़ तो 2 वक्त का राशन मांग रही है, ठीक है? उसमें से 140 में से 80 निकाल दो, उसमें से 20-30% बच्चे हैं। तो 10-20 करोड़ जो लोग हैं, जब अभी पीछे ये सर्वे आया भी है कि 10% लोगों के पास ही भारत के 65% जो संसाधन है वो उनके पास है। तो ये बहुत सोच की जरूरत है। भारत देश अपनी जो इतनी उसकी महान विरासत थी, जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा था, मैं ये बोलूंगा अभी भी समय है कि हम चौकन्ने हो जाएं। और मैं ये कहूंगा कि सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, पर मैं ये कहता हूं कि बीजेपी हिम्मत करे, जितने भी एमपीज हैं, आरएसएस हिम्मत करे। एक लीडर जो अपनी मनमानी कर रहा है, अगर उसको हटा के देश बचाया जा सकता है, तो आज हमें उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत बड़ा है, कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं है। हम मानते हैं, कई बार हम मौका देते हैं जिसको, वो हमारी लीडरशिप वो कामयाब नहीं हुई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, भारत देश की जनता ने जो डिसीजन लिया था उसका भुगतान भी कर लेगी। लेकिन आप भुगतान कब तक करोगे? जब तक आप बर्बादी की कगार पे ना आ जाओ। अब क्या चाहते हो? 145 से आपकी जो आपका नंबर है वो कहीं 180 पे आ जाए। हर चीज में आज हम सबसे निम्न स्तर पे हैं, चाहे वो हैप्पी इंडेक्स हो जाए, चाहे हमारा मीडिया हो जाए, चाहे कुपोषण हो जाए, किसी चीज में तो हम कहीं नहीं आ रहे। तो ये जो देश है, मैं ये कहूंगा कि जनता को जागृत होना होगा। इकराम जी, मैं हमेशा हर बार कहता हूं कि हम अपने विचार तो व्यक्त कर देते हैं, लेकिन जब तक भारत की जनता एकत्रित होके अपना मुद्दे अपने हाथों में नहीं लेगी, मुद्दों में हाथ लेने का मतलब कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कहने का मतलब वो हो भी तो शांत हो। कोई हमें नेपाल जैसे हालात नहीं क्रिएट करने। ये भारत देश हमारी पूंजी है, अगर हम ही इसको खराब करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर, मैं हमेशा अपने भाषण में कहता हूं कि नेता का एक ही डर है, जनता। उसको सिर्फ यही पता हो कि मेरी जनता जागृत है, ये मूर्ख नहीं है, ये मुझसे सवाल पूछेगी। अगर जिस दिन नेताओं का ये डर जाग गया
कि जनता सोई हुई नहीं है वोट देके, जनता हमसे सवाल पूछने आएगी। लेकिन उसके लिए ये जो पुलिस के प्रबंध है, ये ईडी, ये सीबीआई, इनसे जनता घबराती नहीं है। और जनता जब इकट्ठी होगी तो डेफिनेटली इनका कोई प्रभाव रहेगा भी नहीं, जैसे आप देखते हो। तो उस हालात तक ना आते हुए मेरी मोदी जी से प्रार्थना रहेगी, आपने चाय बड़ी अच्छी बेची, आपने सब कुछ बड़ा किया, भगवान ने आपको वो दे दिया जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। 8,000 करोड़ के जहाज में आप घूम लिए, विश्व की आधी से ज्यादा कंट्री आप घूम लिए। अब कृपा करके आप इस भारत देश को किसी अच्छे नेतृत्व को दीजिए। अगर आप वो नेतृत्व भी तैयार नहीं कर सके तो फिर गुरु वो किस, अगर गुरु अपने जैसा कोई चेला तैयार नहीं कर सका तो इसका मतलब वो गुरु महत्वाकांक्षी था, वो गुरु अपने तक ही सोच सकता था। उस गुरु ने कोई चेला अगर तैयार नहीं किया तो इसका मतलब वो गुरु, वो सारी विद्या जो उसके पास थी वो सिर्फ उसने अपने लिए इस्तेमाल की, उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो जाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी एक अच्छा नेतृत्व आप दीजिए। उम्र आपकी हो गई है, मशरूम आपको आते रहेंगे, नहीं भी अगर आप खरीद सके तो हम ये कहते हैं कि आपकी सुख सुविधाओं के अंदर जो भी मशरूम है वो हम आपको इंपोर्ट करके देंगे। लेकिन कृपा करके भारत की जनता को आप एक नया नेतृत्व दीजिए जो कि नॉलेजेबल हो, जो कि भारत की साख को पूरे विश्व में दोबारा कायम कर सके। जो आज हमें हर तरफ से ये जो जुतियां पड़ रही है, पंजाबी में हम कहते हैं, वो हमें ना पड़े और भारत देश समृद्ध देश बने। यही मेरी आपसे ये इल्तिजा रहेगी और यही बात कहते हुए मैं अपनी विचारों को यहीं पे ही विश्राम देता हूं। बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम सवाल उठाए हैं, जनता को भी सचेत किया है। तो अब देखना ही है कि आपकी बातों को जनता किस तरह से लेती है। तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में बहुत जल्द मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।